हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उसी आशा विश्वास के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। चर्चा करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत ही कम समय बचा है और लगभग एक महीना अपने पास है। और इस एक महीने में अपने को जो भी अपने पास मटेरियल है उनका अच्छे से अध्ययन करके अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करना है। तो पिछली कुछ क्लासेज लगातार हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों की उपलब्ध करवा रहे हैं और साथ में उसकी वीडियो सॉल्यूशन डिस्क्रिप्टिव चर्चा भी अपन करते हुए चल रहे हैं। तो निश्चित रूप से हर सेशन है वो आपके लिए उपयोगी और कारगर साबित हो रहा है। अगर ऐसा आपको लगता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम और कॉमर्स रिलेटेड एग्जाम कोई भी नोटिफिकेशन अगर हमें मिलता तो उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक है साथियों, आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार चैनल के जो आज का सेशन है वो शेयर कर दें, ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ जाए। ठीक है साथियों, देखो MCQ सीरीज 2025 की अपने स्टार्ट कर रखी है और कुछ सेशन है वो अपने कंप्लीट भी हो गए। आज के सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है उस पर अपन बात करने वाले हैं और आपका काम होगा सिर्फ और सिर्फ फटाफट रिप्लाई देने का कि भाई आपको क्या लगता है इस ऑप्शन का या इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो देखो ये आपके सामने स्क्रीन पे है आज का क्वेश्चन कि रॉकेट अंतर्वाह से क्या आशय है, यानी कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो से आपका क्या आशय। वैसे तो अपन ये देखते हैं कि कैश इनफ्लो क्या होता है कि व्यापार में जो भी माल अपन बेचते हैं उसके बदले में कुछ पैसा आता है या कोई और एक्टिविटीज से व्यापार में पैसा आता है तो उससे कैश इनफ्लो होता है, और व्यापार से पैसा जाता है तो उससे कैश आउटफ्लो होता है ना। तो अपने अंतर्वाह से क्या हासिल ये बताना है। क्या होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये तो सही है कुछ मिलाकर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये सही नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, ये आपको बताना। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा कि रोकड़ अंतर्वाह से क्या आशय। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी इनफ्लो, कैश इनफ्लो से आपका क्या आशय है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये आपको बताना। अब इसमें से इसका सही सुटेबल आंसर क्या होगा। कैश इनफ्लो तो आपने देखा ही होगा, 3 एक्टिविटीज होती है उसमें, है ना। 3 एक्टिविटीज होती है। एक तो आपकी परिचालन क्रिया जिसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। दूसरी होती है आपकी विनियोग क्रिया जिसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कहते हैं। और तीसरी होती है आपकी वित्तीय क्रिया जिसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज कहते हैं। ये 3 एक्टिविटीज है जिसके आधार पर अपने को कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में देखना होता है। तो ये क्रियाएं अपने को ध्यान में होनी चाहिए। इसमें आपकी स्थायी संपत्तियों की क्रय और विक्रय और ब्याज रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड, ये 4 ही चीज इसमें आती हैं। इसमें आपके अंशों का निर्गमन शोधन, ऋण पत्रों का निर्गमन शोधन, इसके अलावा आपने ब्याज चुकाया और डिविडेंड चुकाया, वो आपकी वित्तीय क्रिया में आती है। इसके अलावा सारी बच गई जो आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, वो सारी की सारी परिचालन क्रिया में शामिल की जाती है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, आपका कैश इनफ्लो का आशय हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ओके है। बढ़िया, आगे चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आराम से आप इसका जवाब दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट आप इसका जवाब दो। देखिए क्या पूछ रहा है कि बैंकिंग कंपनी के द्वारा ब्याज का भुगतान है ना किया जाता, उपयुक्त व्यवहार रोकड़ प्रवाह की किस गतिविधि में दर्शाया जाएगा। बैंकिंग कंपनी को ब्याज का भुगतान किया, यानी आपने क्या किया है, इंटरेस्ट पेड किया। इंटरेस्ट पेड किया किसको, बैंकिंग कंपनी को। किसको किया है, बैंकिंग कंपनी को। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ये आपका होगा विनियोग क्रिया का, है ना। और इंटरेस्ट पेड है तो वो होगा आपका वित्तीय क्रिया का। किसको किया है,
बैंकिंग कंपनी को किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि बैंकिंग कंपनियां क्या करती है, जमाएं स्वीकार करना और ऋण देने का काम है, वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है ना। पर इन पर ब्याज प्राप्त और भुगतान का परिचालन क्रियाओं में शामिल किया जाता है। ठीक है, ओके है। बैंक का काम तो क्या भाई, जमाएं स्वीकार करना ही तो है ना, और ऋण देना है, और साथ में ब्याज प्राप्त करना, लेकिन पेड करना है तो वो आपका वित्तीय क्रिया में शामिल हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा कि किसे किसे चिट्ठे में शामिल नहीं किया जाता है। संभावित दायित्व, आयकर प्रावधान, असुरक्षित ऋण या अयाचित लाभांश। यानी आपके जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज होती है वो या इनकम टैक्स है, या अनसिक्योर्ड लोन है, या अनपेड डिविडेंड, इनमें से किसको अपने चिट्ठे में शामिल नहीं करते हैं। बताओ देखिए, बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या हो रहा है ना। आपने देखा होगा इनकम टैक्स है वो अपन लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, अनसिक्योर्ड लोन है वो भी लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, और अनपेड डिविडेंड है वो भी लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। लेकिन आपके जो संभावित दायित्व है इसको हम बैलेंस शीट में चिट्ठे में शामिल नहीं करते हैं। किसके तहत, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। क्यों, क्योंकि संभावित दायित्व वे दायित्व होते हैं जो किसी विशेष घटना पर घटित होते हैं, या तो हमारे खर्चे हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। संभावित दायित्वों को कंपनी के चिट्ठे के नीचे, है ना, या चिट्ठे के बाहर, है ना, किसके रूप में, फुटनोट या टिप्पणी के रूप में दर्शाया जाता है। क्या कहता है, फुटनोट या टिप्पणी के रूप में उन्हें दर्शाया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आयकर प्रावधान दिखाएंगे, अनसिक्योर्ड लोन दिखाएंगे, अनक्लेम्ड डिविडेंड दिखाएंगे, लेकिन कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज नहीं दिखाएंगे। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। आपके संभावित दायित्व हैं उनको नीचे टिप्पणी के रूप में, फुटनोट के रूप में शो किया जाता है। ठीक है, ओके है, यहां तक क्लियर है सारी बातें। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आराम से आप इसका जवाब दे सकते हो। फटाफट बता देंगे सबसे पहले किसका आंसर आता है। इस बार चेक कर रहे हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। बताओ देखिए, सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। देखो, एग्जाम का जो समय है वो आपके बहुत ही करीब आ चुका है, यूं मानो, और इस कम समय में अपने को अच्छी तैयारियों के साथ सिलेक्शन पाना है। क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। जिन्होंने आधी पड़ती तैयारी भी कर रखी है, थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है, उनको भी निराश नहीं होना है। क्योंकि कईयों की मानसिकता ये होती है कि नहीं, एग्जाम आगे जाएगी, और वो तैयारी थोड़ी बहुत ही कर पाते हैं। लेकिन जिन्होंने थोड़ी बहुत भी कर रखी है उनको भी अपने इरादों को छोड़ना नहीं है, लगातार मेहनत करना। इस एक महीने में पूरी जान है वो लगा देना, पूरा मतलब ताकत है वो झोंक देनी है ना। और इस एक महीने में आप अगर प्रयास करते हो तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो, है ना। निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी तो तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इसको थोड़ा सा लाइटली लेते हैं कि भाई एग्जाम आगे होगी, है ना। तो ये आपको नहीं मानना है। अब आपको तैयारियों में जुट जाना है, और सबसे बड़ा जो काम होता है वो आपके विश्वास का होता है, आपकी मोटिवेशन का होता है। आप पे को खुद पे विश्वास है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता भी मिलेगी। तो सबसे पहले तो अपने को सेल्फ मोटिवेट होना है। बताओ देखिए इसका आंसर क्या पूछा है कि निम्न में से अपने को क्या बताना है, निम्न में से अपने को शुद्ध लाभ अनुपात बताना है, यानी नेट प्रॉफिट रेशियो बताना है ना। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बटे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई सो, है ना।
अब देखो इसमें क्या दे रखा है, शुद्ध विक्रय दे रखा है अपने को 18 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दे रखी है अपने को 9 लाख, प्रत्यक्ष व्यय दे रखे अपने को 5 लाख और अप्रत्यक्ष दे रखे अपने को 2,70,000, है ना। तो अब अपने को क्या निकालना है, देखो सबसे पहले तो अपने को करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में नेट सेल्स माइनस COGS, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा अपना। तो नेट प्रॉफिट कितनी है 18 लाख, इसमें से 9 लाख है वो कम हो जाएगी, तो जीपी कितना आ जाएगा अपना, जीपी कितना आ जाएगा 9 लाख, ठीक है, 9 लाख आ गया। कितना आ गया 9 लाख, ठीक है। तो कॉस्ट इसको शामिल नहीं करना, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड शामिल कर लेते हैं तो इसको प्रत्यक्ष को शामिल नहीं करेंगे। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं होता तो अपन क्या करते हैं कि भाई शुद्ध जो नेट सेल्स है उसमें से ओपनिंग घटाते, प्लस नेट परचेज घटाते, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाते। लेकिन यहां पर अपने को सब कुछ घटा के दे दिया, तो अपने पास 18 में से 9 घटा देंगे तो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, इसका कुछ नहीं करना। फिर नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट में से घटा देंगे, अपने पास डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, तो नेट प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपना कितना आया 9 लाख, इसमें से 270 अपने किसके हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज के, तो कितने आ गए 6,30,000, क्या आ गए 6,30,000 आ गए। अब यहां पे रख दो नेट प्रॉफिट अपना 6,30,000, टोटल अपना प्रॉफिट है 18 लाख, यानी नेट सेल्स 18 लाख और मल्टीप्लाई 100। अब इसमें 630 में 18 का भाग देंगे तो कितना आएगा 35%, कितना आएगा 35%। अब देखो इसमें 35 कहां आ रहा है, 35, 40, 72, 50, तो ये इसका ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बताओ देखिए कितनों का ए आंसर सही आ रहा है, बताओ देखिए फटाफट कितने लोगों का आंसर ए है वो सही आ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और मिलेंगे तो इसका मतलब है इनको क्या करना, अपने को छोड़ना नहीं है। जितनी भी तैयारी करो ना वो परफेक्ट होनी चाहिए। अपने ये टारगेट नहीं होता कि भाई बहुत सारा सिलेबस पढ़ लो, लेकिन जितना पढ़ो ना उतना परफेक्ट होना चाहिए, उसमें से क्वेश्चन है वो अपना नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो, ये इसका आंसर बताओ। कार्यशील पूंजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है ना। उसको अल्पकालीन पूंजी कह सकते हैं क्या, चक्रशील पूंजी कह सकते हैं क्या, तरल पूंजी कह सकते हैं क्या, या उपयुक्त सभी कह सकते हैं क्या। कार्यशील पूंजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल बराबर करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आपकी वर्किंग कैपिटल है वो आती है ना। तो वर्किंग कैपिटल कौन सी हो जाएगी, अल्पकालीन पूंजी है वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल होगी, चक्रशील पूंजी है वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल होगी, और तरल पूंजी है वो भी आपकी वर्किंग कैपिटल होगी। इसलिए यहां पर डी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी है इसका सही आंसर होगा कि आपकी जो कार्यशील पूंजी है, जो वर्किंग कैपिटल है, उसको अपन अल्पकालीन पूंजी भी कह सकते हैं, चक्रशील पूंजी भी कह सकते हैं, और तरल पूंजी भी कह सकते हैं। तो यहां पर उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा कि मुद्रा मापन संबंधी संकल्पना का अर्थ है, यानी मेजरमेंट ऑफ मनी, जो आपकी संकल्पना है, अवधारणा, उसका अर्थ क्या है कि केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखा होता है, मौद्रिक और गैर मौद्रिक सभी व्यवहारों का लेखा होता है, केवल गैर मौद्रिक व्यवहारों का लेखा होता है, और अनार्थिक व्यवहारों का लेखा होता है। विच इज द राइट आंसर, बताओ देखिए फटाफट। मुद्रा मापन की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा क्या कहती है कि उन्हीं सौदों को खातों में दर्ज करना चाहिए जिन्हें हम मुद्रा में मापन कर सकते हैं। केवल और केवल मुद्रा से संबंधित जो भी आपके ट्रांजैक्शन है उनको दर्ज करना चाहिए, जिनसे मुद्रा प्रभावित नहीं होती है उन्हें खातों में दर्ज नहीं करना चाहिए। ये आपकी कहती है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट।
है ना। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि केवल मौद्रिक, है ना, केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखा इसमें किया जाना चाहिए। जैसे किसी टाइपराइटर की नियुक्ति की तो यहाँ पर किसी प्रकार की मुद्रा प्रभावित नहीं हुई है ना, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन टाइपराइटर को सैलरी दी, वेतन दिया, तो यहाँ पर मुद्रा प्रभावित हुआ है, तो वहां पर उसकी एंट्री अपने को करनी होगी। तो केवल मौद्रिक व्यवहारों का लेखा मुद्रा मापन की संकल्पना है वो कहती है। ठीक है, तो ये सारी संकल्पनाएं, अवधारणाएं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, इनको आपको याद करके जाना डेफिनेशन सहित, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ। देखो इसका आंसर तो मेरे हिसाब से सब दे देंगे। सबसे पहले देखते हैं किसका आंसर आने वाला है कि एक बंदा है सोहन। कौन है? सोहन। से कमीशन आपने प्राप्त किया है, तो जनरल प्रविष्टि में कौन सा खाता क्रेडिट होगा, है ना। सोहन से आपने कमीशन प्राप्त किया है, तो जनरल प्रविष्टि में कौन सा खाता वो क्रेडिट होगा, ये आपको बताना है। कमीशन खाता होगा, रोकड़ खाता होगा, सोहन का खाता होगा, या इनमें से कोई नहीं। पहले तो कमीशन अपने को ध्यान में रखना है कौन सा खाता है। कमीशन है वो आपका नाममात्र खाता है। कौन सा खाता है? नाममात्र खाता। और नाममात्र खाते का नियम क्या है? नियम समस्त खर्चों एवं हानियों को डेबिट और समस्त आय लाभों को क्रेडिट। ये इसका नियम। किसका? नाममात्र खाते का। तो आपने कमीशन प्राप्त किया है, तो आपकी खर्चा है या आय? तो आपकी आय। तो कमीशन को तो क्या करेंगे? क्रेडिट। और व्यापार में क्या आ रहा है ना, आपने प्राप्त किया, इसका मतलब रोकड़ प्राप्त किया है, तो आपकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट DR टू कमीशन अकाउंट, ये इसकी एंट्री होगी। तो इसमें पूछा कौन सा खाता क्रेडिट होगा, तो क्रेडिट हो जाएगा आपका कमीशन खाता, है ना, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगर डेबिट पूछे तो रोकड़ खाता है वो आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट या टू कमीशन इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ओके है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। दे दोगे जवाब? अब तो तैयारी फुल एंड फुल टॉप में चल रही है ना। अब तो आपकी तैयारी फुल चल रही है, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। बढ़े आगे अगला क्वेश्चन। बताओ देखें कि अंतिम खाते यानी फाइनल अकाउंट तैयार करते समय माल तथा नाममात्र खातों को व्यापार खाते तथा लाभ हानि खाते में स्थानांतरण पर जो प्रविष्टियां की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? प्रारंभिक प्रविष्टियां, अंतिम प्रविष्टियां, सुधार की प्रविष्टियां, इनमें से कोई नहीं। बताओ देखिए। देखो पहले तो अपने को यह जानना है कि भाई प्रारंभिक प्रविष्टियां क्या होती है। कि भाई प्रारंभिक प्रविष्टियां कि पिछले वर्ष, है ना, पिछले वर्ष के चिट्ठे से लिए गए संपत्ति और दायित्व, है ना, उनका जो शेष है वो लेखांकन वर्ष के प्रथम दिन यानी वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसके प्रथम दिन जो प्रविष्टि की जाती है वो आपकी प्रारंभिक प्रविष्टियां होती है। अंतिम प्रविष्टियां क्या होती है कि भाई अंतिम प्रविष्टियां यानी अंतिम खाते कौन से होते हैं आपके? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। यानी अंतिम खाते तैयार करते समय, है ना, माल और नाममात्र खाते को व्यापार खाते और लाभ हानि खाते में हस्तांतरण करने के लिए जो प्रविष्टि की जाती है वो आपकी होती है अंतिम प्रविष्टियां। सुधार प्रविष्टियां कि भाई खतौनी करते समय कोई अशुद्धि रह गई है, कोई त्रुटि रह गई है, या योग और शेष का मिलान करते समय कोई त्रुटि रह जाती है, तो उस त्रुटि को सुधार के लिए जो प्रविष्टि की जाती है वो आपकी सुधार की प्रविष्टि मानी जाती है। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि अंतिम खाते तैयार करते समय आपके माल और नाममात्र खातों के लिए जो प्रविष्टि की जाती है वो कौन सी प्रविष्टि होगी? आपकी अंतिम प्रविष्टि होगी, फाइनल एंट्री होगी। तो यहाँ पर बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना।
प्रारंभिक प्रविष्टियां होती है जो पिछले वर्ष का कुछ शेष है वो अगले वर्ष के प्रथम दिन किया जाता है, वो आपके प्रारंभिक प्रविष्टियों की कैटेगरी में आती है। ओके, ठीक है। बड़े छोटा छोटा सेशन है लेकिन जानदार और शानदार सेशन है आपके एग्जाम के लिए। आप चाहो तो 2 की स्पीड में देख सकते हो, है ना। सिर्फ अपने को तो टेस्ट करना है, मैं ये नहीं कहता कि भाई आपको लंबा चौड़ा इसको बार बार देखना, सिर्फ अपने आप को टेस्ट करना है। क्या मैं सोचता हूं क्या वही आप सोचते हैं? मैं जो क्वेश्चन आपको लिए लेके आ रहा हूं क्या वो क्वेश्चन आपके ऑलरेडी तैयार है? क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में बार बार मौका नहीं मिलता है। एक बार भर्ती आने के बाद अगली भर्ती है वो कंप्लीट होती है तो 2.5, 3, 4 साल भी लग जाते हैं, और एक बेरोजगार साथी इतना लंबा समय इंतजार करता है वो किसी तपस्या से कम नहीं होता है। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि दोबारा अपने को ऐसा काम करना ही नहीं है, अपने को इसी बार सिलेक्शन ले लेना है ताकि आगे फिर ये समस्या ही नहीं रहे। फिर आगे आप चाहो तो कॉलेज लेक्चर की तैयारी करना चाहो तो कर सकते हो, और नहीं भी करते हो तो एक शानदार जॉब है अपने पास लेक्चरर की, गजेटेड ऑफिसर की। तो ये काम अपने को जरूरी करना है, ठीक है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर कि माल चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, इसका लेखा किया जाएगा मुख्य जर्नल में, क्रय बही में, विक्रय बही में, क्रय वापसी में। वैसे तो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था कि जो सहायक बहिया होती है उन सब के बारे में बताया था कि कौन कौन सी सहायक बहिया है और उनमें कौन कौन सी प्रविष्टि करनी है ना। माल चोरी हो गया, इसका लेखा करना है, तो वैसे तो इसकी एंट्री क्या होती है, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डीआर टू परचेज अकाउंट, ये तो इसकी प्रविष्टि होती है, लॉस बाय थेफ्ट, है ना, चोरी हो गया, इसका लेखा। अगर सहायक बहियों की बात आए तो कहां करेंगे? देखो क्रय बही में क्या होता है, क्रय बही में उधार क्रय का लेखा होता है, क्रय बही में उधार क्रय का लेखा, ठीक है। विक्रय बही में उधार विक्रय का लेखा है ना। क्रय वापसी बही में उधार क्रय की वापसी का लेखा है, ठीक है। अब बच गई क्या, अब इसके अलावा एक और बही होती है आपकी बिल रिसीवेबल, तो उसमें बिलों से रिलेटेड होता है। बिल्स पेबल, उसमें भी बिल पेबल से रिलेटेड होता है। एक कैश बुक होती है जिसमें रोकड़ और बैंक संबंधी व्यवहार है उसमें लिखे जाते हैं। तो आपका माल चोरी हो गया वो आपको किस में लिखना है, मुख्य जर्नल में लिखना है, प्रॉपर जर्नल में लिखना है। इन सब के अलावा इन 8 बहियों में जहां जहां आपने नहीं लिखा है वो सारी प्रविष्टि आपकी किस में आती है, मुख्य जर्नल में आती है, प्रॉपर जर्नल में आती है। तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, कोई भी आपकी प्रविष्टि है वो आपको प्रॉपर जर्नल में इसकी एंट्री करनी है, ठीक है। समझ गए मेरी बात? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या होगा। अब तो इसका आंसर दे सकते हो ना, अब तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज आपने पढ़ ली है। वे व्यक्ति या वे सभी व्यक्ति या संस्थाएं जिनको व्यवसाय ने उधार माल बेचा है कहलाते हैं, है ना। मतलब व्यवसाय, वे व्यक्ति या संस्थाएं जिनको व्यवसाय ने उधार माल बेचा, यानी आपने उनको उधार माल बेचा है, आपने उनको उधार माल क्या किया है, बेचा है, वो कहलाते हैं लेनदार, देनदार, आपूर्तिकर्ता और उपयुक्त सभी। बताओ देखिए, लेनदार, देनदार, है ना। अपन अगर किसी से उधार माल खरीदते हैं, है ना, उधार माल खरीदने पर अपन क्या होंगे, उधार माल खरीदने, अपन उधार माल खरीदेंगे, है ना, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपनी लायबिलिटीज बढ़ गई, है ना, तो अपन उनके लिए देनदार होंगे, वो हमारे लिए लेनदार होंगे, है ना। मैं बात कर रहा हूं व्यवसाय की, तो हमारे लिए लेनदार होंगे।
अगर किसी को बेचा है ना, बेचा, तो वो सामने वाला अपने लिए क्या होगा, देनदार होगा। सप्लायर वो होते हैं जो माल को पहुंचाते हैं, जहां तक उनको माल खरीदना है, बेचना है, वहां तक पहुंचाते हैं, वो आपके सप्लायर होते हैं। यहां इस क्वेश्चन में पूछा है कि वे सभी व्यक्ति या संस्थाएं जिनको व्यवसाय में, यानी मैं अपने आप को व्यवसाय मानता हूं, तो मैंने उनको उधार माल बेचा है, तो वो मेरे लिए क्या होंगे, देनदार होंगे। इसलिए यहां पर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, ओके है, बड़े बताओ। देखिए आज का सेशन आपको कैसा लगा। एक महत्वपूर्ण, शानदार और जानदार सेशन जो आज के इस छोटे से सेशन में आपको उपलब्ध करवाया गया है, निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही फायदेमंद साबित होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा इस तरह के इन्फॉर्मेटिव सेशन जो आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं, उनकी सूचनाएं आपको तुरंत मिले और आप अपनी तैयारियों में जुटे रहें। इसी आशा विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।